प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खुश, स्वस्थ और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आज की क्लास परसेंटेज यानी प्रतिशत पर होगी, जो आपके लिए ऐसे कंपटीशन जिसमें 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स पूछा जाता है यूजफुल होगी। स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, प्रतिशत। जैसे मैं कहूं आपसे 50%, 50% का मतलब हुआ 50 है परसेंट यानी 100 पर, 50 है 100 पर। जैसे एक प्रश्न लूं मैं, फर्स्ट लूं मैं, 500 का 50% फाइंड करना है मुझे, ज्ञात कीजिए। ये सिंपल प्रश्न है। तो यानी ये 50% का मतलब हुआ 100 पर 50, 1 पे कितना फॉर्म हुआ 50/100, 500 पे कितना फॉर्म हुआ 50/100 मल्टीप्लाई 500, ये आ जाएगा आपका 250। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये होगा कि ये जो 500 है ये अपने आप में 100% है, यानी 100% इक्वल 500, 1% इक्वल होगा 500/100, 50% इक्वल होगा 500/100 मल्टीप्लाई 50। तो ये हो जाएगा आपका 250। ठीक है, क्लियर है। जनरली स्टूडेंट्स ऐसे करता है 500 मल्टीप्लाई 50/100, कट करके ये 250 आएगा, लेकिन सब में कैलकुलेशन एक ही है, सबका मतलब एक ही है। क्लियर है। ये प्रश्न हो गया, फर्स्ट प्रॉब्लम हो गई। अब जस्ट उल्टा भी पूछ सकता है। उल्टा ये पूछ सकता है कि 500 का कितने प्रतिशत 150 होगा। अभी प्रश्न हमने कहा था कि 500 का 40% ज्ञात करना है, 50% फाइंड करना है। अब उल्टा भी पूछ सकता है कि जो 150 है वो 500 का कितने परसेंट होगा। पहले सिंपल प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसके बाद टफ प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। इन सिंपल प्रॉब्लम के आधार पर टफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न है 500 का कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत 150 होगा, यह प्रश्न था। तो ये जो 500 है ये अपने आप में 100% है, यानी 500 इक्वल हो जाएगा आपका 100%, तो 1 इक्वल हो जाएगा आपका 100/500, और 150 बन जाएगा आपका 100/500 मल्टीप्लाई 150। तो ये हो जाएगा आपका 30%। पहले वाले प्रश्न का जस्ट उल्टा है ये। ठीक है, क्लियर है। दूसरा ये है कि अगर मैं कहूं, जैसे लिखा है यहां कितने प्रतिशत, अगर मैं कहूं x%, तो यहां से दूसरा तरीका हो जाएगा 500 का x% लिख दिया मैंने, इक्वलेंट है 150 के। यहां से ये कट हो गया, x इक्वल आएगा 150/5, x इक्वल आ जाएगा आपका 30%। 30% होगा 500 का 30% 150 के इक्वल होगा। क्लियर है। ऑप्शन के आधार पर भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन आपको दे रखे हैं, मान लीजिए 30%, 50%, 60%, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, तो 500 का करके देख लीजिए ऑप्शन को। अगर मान लीजिए 30% चूज किया आपने, तो 500 का 30% देखिए 150 आ रहा है, इसका मतलब है कि 30% हमारा आंसर सही है। ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है ये समझ लीजिए।
सिंपल से टफ की तरफ चल रहे हैं। किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30% 150 के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 30% ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 150, फाइंड द नंबर। ठीक है, यानी 30% 150 के इक्वल है, यानी नंबर तो 100% होगी, क्योंकि उस नंबर का 30% 150 के इक्वल है, तो नंबर 100% होगी। यानी 30% इक्वल 150, 1% इक्वल 150 अपॉन में 30। 100% में नंबर मिलेगी आपको, तो 150 अपॉन में 30 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा आपका 500। यानी 100% में आपको संख्या मिल जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी संख्या। क्लियर है? दूसरा क्या है, अगर मैं संख्या कोई मान लेता हूं, सपोज करो संख्या आपने x मान ली, x का संख्या का 30% 150 के बराबर है, तो संख्या x मान ली, x का 30%, x मल्टीप्लाई 30/100 इक्वल 150 कर दिया आपने। तो यहां से x निकालेंगे, तो 150 मल्टीप्लाई, इसको आप उधर ले जाएं, 100 अपॉन में 30, ये 5 हो जाएगा। यहां से x इक्वल आ जाएगा आपका 500, यानी संख्या आ गई आपकी 500। ऐसे कर लीजिए, ये भी तरीका है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है 500 रुपए की राशि 500 रुपए की राशि, ठीक है, 20% इंक्रीज होने के बाद, 20% बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी? $500 की राशि, यानी इनिशियल जो अमाउंट है वो आपका है 500 रुपीज, और इनिशियल अमाउंट में जो इंक्रीज आया है वो 20% का इंक्रीज है, यानी जो वृद्धि है वो 20% की है। तो आफ्टर इंक्रीज, यानी वृद्धि के बाद अमाउंट क्या होगा, तो आप सिंपल में जैसे हमेशा से करते आए हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। फाइनल अमाउंट निकालने के लिए जैसे आप करते आए हैं, 500 प्लस 500 तो है, और 500 का 20% इंक्रीज हो गया, तो 500 ये हो जाएगा आपका 100, ये 600 हो जाएगा। ये हमेशा से आप करते आए हैं, लेकिन यहां पर आप ये देखिए कि जो इनिशियल अमाउंट 500 है, ये अपने आप में 100% है। ये 500 अपने आप में 100% है। अगर इसमें इंक्रीज हम 20% का कर दे रहे हैं, तो आफ्टर इंक्रीज जो अमाउंट होगा वो 120% हो जाएगा। 100% तो आपका 500 है ये, और 20% का इंक्रीज करेंगे तो 120% हो जाएगा। यानी फाइनल अमाउंट को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी 500 का डायरेक्ट 120% आप निकाल लें, तो ये आ जाएगा आपका 600 रुपीज। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। क्लियर है? एक तरीका ये भी हो सकता है, एक ये तरीका हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि यानी ये आपका 100% है, ये इनिशियल अमाउंट है आपका, इनिशियल अमाउंट आपका 100% है ये, यानी 100% इक्वल 500 रुपीज, 1% इक्वल 500 अपॉन में 100 रुपीज, और आपको आफ्टर इंक्रीज यानी 120% निकालना है आपको, तो 120% हो जाएगा आपका 500 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 120, कट करेंगे, ये आ जाएगा आपका 600 रुपीज, यानी आफ्टर इंक्रीज आ जाएगा आपका 600 रुपीज। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं।
ठीक है, सबका मतलब, तीनों तरीके का मतलब एक ही है, समझने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं, जैसे मैंने अभी आपसे प्रश्न किया था कि 520% बढ़ने के बाद कितनी रकम हो जाएगी, अब अगला प्रश्न ये आएगा कि कोई भी राशि 20% बढ़ने के बाद 600 हो जाती है, 20% बढ़ने के बाद, जस्ट उल्टा क्वेश्चन है। कोई भी राशि 20% इंक्रीज, किसी भी राशि में 20% इंक्रीज होने के बाद जो फाइनल अमाउंट है आफ्टर इंक्रीज, वृद्धि के बाद, वो 600 रुपीज है। तो फाइंड द इनिशियल अमाउंट, फाइंड इनिशियल अमाउंट, प्रारंभिक राशि याद करनी है। पहले वाले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है, बड़े आराम से होगा, क्योंकि जो इनिशियल अमाउंट है आपका वो अपने आप में 100% है, 100% है इनिशियल अमाउंट। 20% का इंक्रीज होने के बाद जो आएगा वो 120% आएगा, यानी जो 600 है वो 120% है। ठीक है, यानी 600 आपका 120% है, कह सकते हैं कि 120% इक्वल आपका है 600 रुपीज। यहां से आप 1% फाइंड करेंगे तो 600 अपॉन में 120 रुपीज, और इनिशियल अमाउंट फाइंड करना है जो कि अपने आप में 100% है, तो 100% इक्वल हो जाएगा आपका 600 अपॉन में 120 मल्टीप्लाई 100, 5, तो ये हो जाएगा आपका 500 रुपीज हो जाएगा। ये आपका इनिशियल अमाउंट आ गया, ये हो जाएगा आपका इनिशियल अमाउंट। क्लियर है, ये इनिशियल अमाउंट आपका आ गया। दूसरा ऐसा भी कर सकते थे, दूसरा मेथड, कि अगर आपने इनिशियल अमाउंट को x मान लिया, लेट इनिशियल अमाउंट आपने x मान लिया, तो x का ये आफ्टर इंक्रीज अमाउंट है, यानी x का 120% आफ्टर इंक्रीज, यानी ये 100% है, 20% इंक्रीज कराना है इनिशियल अमाउंट का, तो 120% होगा, यानी x का जो 120% है ये इक्विवेलेंट है 600 के। यहां से x फाइंड कर लीजिए, 600, इसको आप उधर ले जाइए, उल्टा हो जाएगा, 5, x आ जाएगा आपका 500, ये इनिशियल अमाउंट हो गया आपका, इनिशियल अमाउंट। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, कोई राशि 40% घटने के बाद, कोई राशि 40% घटने के बाद 3600 हो जाती है, तो वह राशि क्या होगी। यानी कोई राशि है, उसमें 40% का डिक्रीज कर दिया हमने, 40% का डेफिसिट हो गया, तब 3600 है, तो फाइंड द इनिशियल अमाउंट, यानी 40% डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने के बाद जो फाइनल अमाउंट है वो आपका है 3600, जस्ट उल्टा है, पहले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है। तब आपको यहां पर इनिशियल अमाउंट निकालना है, इनिशियल अमाउंट। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में इनिशियल अमाउंट दे रखा था और इंक्रीज या डिक्रीज का परसेंट दे रखा था, इंक्रीज और डिक्रीज के बाद अमाउंट फाइंड करना था। इस वाले क्वेश्चन में जस्ट उल्टा है, फाइनल अमाउंट दे रखा है और इंक्रीज और डिक्रीज का परसेंट दे रखा होगा, इनिशियल अमाउंट निकालना है। तो ये अपने आप में 100% है, 100% इनिशियल अमाउंट।
यानी हम कह सकते हैं कि अगर इनिशियल अमाउंट 100% है, 40% डिक्रीज के बाद, यानी 40% डिक्रीज होगा तो 60% बचेगा, यानी 60% इक्वल है 3600 के। 60% इक्वल 3600 के है, तो 100% किसके इक्वलेंट होगा, ये आंसर आएगा। यानी 60% इक्वल है आपका 3600 रुपीज की, तो 1% इक्वल हो जाएगा 3600 अपॉन में 60 रुपीज, और 100% इक्वल हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 100, 6000 रुपीज। ये 100% हो गया आपका, यानी इनिशियल अमाउंट आ गया आपका। ये आपका हो गया इनिशियल अमाउंट। क्लियर है? दूसरा तरीका ये हो सकता है, अगर आपने इनिशियल अमाउंट x मान लिया, इनिशियल अमाउंट आपने x मान लिया, 40% का डिक्रीज है, यानी 60% बचेगा। वो जो 60% बचा वो 3600 के इक्वल है, यानी x का 60% इक्वल 3600। यहां से x फाइंड कर लीजिए, 3600 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 60, 6000 रुपीज हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा इनिशियल अमाउंट। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दूसरा मेथड है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल टू टफ की तरफ चल रहे हैं। 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। 1/4 का मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए पहले। 1/4 का मतलब है 1/4, 1/4 यानी चौथा हिस्सा। क्लियर है? तो अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट में से हमें एक पार्ट लेना है। ठीक है, यानी जो 4 है 4 पार्ट में से हमें एक पार्ट लेना है। जो 4 है वो 100% के इक्वल है, तो 4 में से 1 लेना है, तो 1 किसके इक्वल होगा, 100 अपॉन में 4% के, यानी 25% के होगा। ठीक है, या ये कहें हम कि 4 पार्ट है आपके पास, 1 2 3 4, 4 पार्ट आपके पास हैं। इन 4 पार्ट में से, यानी ये 4 पार्ट 100% के इक्वल है। ठीक है, 100% के इक्वल है, तो इसमें एक पार्ट 25%, 25%, 25%, 25%। ठीक है, तो एक पार्ट 25% के इक्वल आएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, कन्वर्ट 5/4 इनटू परसेंटेज। यानी 5/4 को परसेंटेज में चेंज कीजिए। सिंपल तरीका है, 5/4 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप समझिए कि 4 हिस्से में से 5 हिस्से लेने का मतलब क्या हुआ। अगर इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 4 आपका 100% के इक्वल है, तो 1 बनेगा 100/4% के, और 5 जो पार्ट है ये बन जाएगा परसेंट के रूप में 125%। 5 पार्ट, अगर 4 पार्ट 100% के इक्वल हैं तो 5 पार्ट 125% के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो 5/4 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा आपका 25। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 125% हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 8 था। ठीक है, आगे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 9। अभी सिंपल प्रॉब्लम चल रही है, सिंपल से टफ की तरफ चल रहे हैं, और एक से एक टफ क्वेश्चन को हम बिल्कुल सामान्य तरीके से हल करेंगे। ठीक है, ए बी से 25% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, यह प्रश्न था। अगर ए बी से 25% अधिक है तो हमें बी को ही मानना चाहिए, यानी बी हमने मान लिया 100। ठीक है, तो ए बी से 25% अधिक है, तो ए हो जाएगा आपका 25%, यानी 100 का 25% 25 होगा, 25 होगा, यानी 100 और बी का 25% यानी 25, तो 100 + 25 यानी 125 हो जाएगा ए। ठीक है, अब प्रश्न ये था कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी ए से, बी कम तो है ए से, तो यानी कमी का प्रतिशत चाहिए, कमी का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ डेफिशिट। तो क्या होगा, कमी कितने की है, यानी डेफिशिट अपॉन में किसके मुकाबले, ए से, कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं, तो ए को नीचे लेना पड़ेगा। ठीक है, ए का अमाउंट को नीचे लेना पड़ेगा, कंपेयर ए से हो रही है, तो यहां पर ए का लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100। कमी कितने की है, कमी आ रही है आपकी, बी कितना कम है इसे 25 अपॉन में ए आपका क्या है 125 मल्टीप्लाई 100, इसको 5 टाइम्स कर दी, यह आएगा आपका 20% हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे ऐसे प्रश्न में, ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड ये हो सकता है, अगर ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, तो कम तो होगा ही होगा, अगर ए बी से बड़ा है तो बी तो ए से कम होगा ही होगा। ऐसे प्रश्न में ये अधिक है, यहाँ अधिक लिखा हुआ है, तो कमी का प्रतिशत निकालेंगे, कमी का प्रतिशत, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, x अपॉन में 100 + x मल्टीप्लाई 100। x मतलब कितने प्रतिशत अधिक है, अधिकता का प्रतिशत, 25 अपॉन में 100 + 25 मल्टीप्लाई 100, 25 अपॉन में 125 मल्टीप्लाई 100, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20%। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यानी दोनों संख्याओं की कंपेयर तीसरी संख्या से हो रही है, तो थर्ड नंबर को आप 100 मान लें। दो संख्याएं यानी फर्स्ट और सेकंड, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20%, यानी फर्स्ट नंबर 20% ज्यादा है, यानी तीसरी संख्या से, यानी इसका 20% 20 होगा, यानी 100 तो हो गई, और 20% 20 होगा तो 120 हो जाएगी। या डायरेक्ट कर सकते हैं कि 100 का 120%। ठीक है, सेकंड नंबर है 50% ज्यादा थर्ड से, वैसे भी कर सकते हैं कि 100 का 50% 50 हुआ और 100 यानी 150 हो जाएगा। या डायरेक्ट कर सकते हैं 100 का सीधे 150% यानी 150 हो गया। ठीक है, अब प्रश्न पूछा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। प्रश्न था पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी
फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितने प्रतिशत है, ये प्रश्न था। तो दूसरी संख्या का, ये सेंटेंस है, दूसरी संख्या का, जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का वाली जो नंबर होती है उसको नीचे लिखा जाता है, यानी फर्स्ट ऊपर लिखी जाएगी उसकी रकम और सेकंड की नीचे लिखी जाएगी, मल्टीप्लाई 100 लिखा जाएगा। और फर्स्ट की रकम क्या है 120 अपॉन में 150 मल्टीप्लाई 100, 3 से 4 3 से 5 20, ये आ जाएगा आपका 80% हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रश्न और भी पूछा जा सकता था। प्रश्न पूछा जा सकता था कि सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितने परसेंट ज्यादा है, तो अधिकता का प्रतिशत पूछता। सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितने परसेंट ज्यादा है, यानी एक्सेस परसेंटेज, यानी अधिकता का प्रतिशत। तो क्या होता, एक्सेस कितने ज्यादा है, सेकंड नंबर फर्स्ट से कंपेयरिंग जो क्वांटिटी है वो फर्स्ट है, नीचे लिखते हैं हम फर्स्ट, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितने परसेंट अधिक है, मल्टीप्लाई 100। तो एक्सेस कितना है, कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। फर्स्ट से फर्स्ट को नीचे लिखेंगे 120 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा आपका 4 से कट करेंगे, ये आ जाएगा आपका 25%। ठीक है, एक प्रश्न इसमें और हो सकता था, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से कितने परसेंट कम है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से कितने परसेंट कम है, कमी का परसेंटेज ऑफ डेफिशिट। तो क्या हो जाता, कितना कम है, यानी 30 कम है, किससे, सेकंड से, यानी 30 अपॉन में 150 मल्टीप्लाई 100, यानी डेफिसिट का जो परसेंटेज था, कमी का प्रतिशत हो जाता 30 अपॉन में सेकंड से, यानी 150 मल्टीप्लाई 100, ये 5 हो जाएगा, 20% आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन और भी हैं। धनात्मक संख्या में नेक्स्ट प्रॉब्लम है 11। एक धनात्मक संख्या में 5 का भाग देने की बजाय गलती से 5 का गुणा कर दिया गया, जो उत्तर मिला वह सही उत्तर से कितने प्रतिशत कम या अधिक था, यह प्रश्न है। यानी एक धनात्मक संख्या थी, पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर थी, हमें भाग देने की बजाय, हमें देना था भाग, लेकिन हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। हमें करना था डिवाइड, लेकिन हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए धनात्मक संख्या को आप 100 मान लीजिए, 100। ठीक है, तो हमें 5 का भाग देने की बजाय हमें भाग देना था, यानी भाग देना था, 5 का भाग देना था, 5 का भाग, 5 का डिवाइड। तो आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था, सही उत्तर आना चाहिए था हमारा 100 अपॉन में 5, 20 आना चाहिए था। लेकिन इस धनात्मक संख्या में, पॉजिटिव नंबर में हमने 5 का गुणा कर दिया, तो जो गलत उत्तर आया हमारा, रॉन्ग आंसर आया, जो रॉन्ग आंसर आया हमारा वो आया 100 मल्टीप्लाई 500 आया रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर 500 आया और करेक्ट आंसर आना था 20। अब प्रश्न यह है कि जो उत्तर मिला वो गलत उत्तर मिला, तो गलत उत्तर सही उत्तर से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा था। ठीक है, तो जो गलत उत्तर है सही उत्तर से ज्यादा है, ज्यादा तो है, गलत उत्तर 500 था और सही उत्तर 20 था। जो उत्तर मिला वो सही उत्तर से कितने प्रतिशत ज्यादा है, यानी अधिकता का प्रतिशत।
अधिकता का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ एक्सेस, एक्सेस का परसेंटेज, यानी ये होगा अधिकता यानी एक्सेस अपॉन अधिकता कितनी है, कितनी अधिकता लग रही है आपको यहां पर जो एक्सेस है वो है आपका 480 का एक्सेस है, ठीक है, 480 ज्यादा है, गलत उत्तर। एक्सेस अपॉन में सही उत्तर से, सही उत्तर नीचे आएगा, राइट आंसर, सही उत्तर मल्टीप्लाई 100, अधिकता है 480 की, सही उत्तर आपका है 20 मल्टीप्लाई 100, ये दोनों कट जाएगा 2400 हो गया आपका, सही है। तो ऐसे प्रश्नों को आप परसेंट से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रश्न इसमें और भी पूछ सकता था, कहता कि सही उत्तर गलत उत्तर का कितने प्रतिशत है, सही उत्तर गलत उत्तर का वर्ड आता तो रिक्वायर्ड परसेंटेज आ जाती, रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल सही उत्तर यानी 20, गलत उत्तर का वाला नीचे आएगा 500 मल्टीप्लाई 100, ये कट के आपका आ जाता 4%, ये 4% हो जाता आपका, ठीक है। और प्रश्न ऐसे भी हो सकता था, सही उत्तर गलत उत्तर से कितने प्रतिशत कम है, सही उत्तर गलत उत्तर से कितने प्रतिशत कम है, तो 480 कम है, अपॉन गलत उत्तर से, तो गलत उत्तर यानी 500 को नीचे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हो जाता आपका 480 अपॉन में गलत उत्तर से यानी 500 मल्टीप्लाई 100 हो जाता। तो ऐसे प्रश्न इसमें बन सकते थे। और अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है कि एक चुनाव में, एक इलेक्शन में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, दो कैंडिडेट हैं एक इलेक्शन में, एक इलेक्शन है, इस इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं, एक विनर है और एक लूजर है। कहा गया है कि जो विनर है उसको 52% वोट मिलते हैं, 52% वोट, और ये जो विनर है ये 7200 मतों से चुनाव जीत जाता है, इलेक्शन जीत जाता है। और जो वोट पड़े हैं, वोट पोल्ड हैं, कोई भी वोट खराब नहीं हुआ है, ठीक है, सारे वोट वैलिड हैं, यानी टोटल जो वोट मान लीजिए इलेक्शन में पड़े हैं वो 100% हैं, इलेक्शन में जो वोट हैं पड़े हैं वो 100% हैं, उनमें से 52% विनर को प्राप्त हुए हैं, बाकी बचे हुए जो हैं वो लूजर को प्राप्त हुए हैं। तो विनर जो है 7200 मतों से चुनाव जीत गया है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 52% वोट अगर विनर को मिले हैं, बाकी 100% में जो बचे हुए परसेंटेज हैं वो लूजर को मिले होंगे, यानी 48% जो वोट हैं वो लूजर को मिले होंगे। दोनों के परसेंट में जो गैप है, गैप की वजह से, ठीक है, गैप की वजह से विनर को ज्यादा परसेंटेज है, इसीलिए विनर जीते। तो ये जो गैप है, परसेंट में जो गैप है वो 4% के इक्वल है, यानी 4% इक्वल हो जाएगा आपका 7200 मत वोट। यहां से 1% इक्वल आ जाएगा आपका 7200 अपॉन में 4 वोट्स, यानी 1800, यानी 100% में टोटल इलेक्शन में कितने वोट डाले गए थे आ जाएगा, यानी 100% इक्वल हो जाएगा आपका 1800 मल्टीप्लाई 100 वोट्स, इसमें 4 जीरो हो जाएंगी वोट्स, यानी 1,80,000 वोट्स। यानी इलेक्शन में जो वोट पोल्ड हैं इलेक्शन वो हो जाएंगे
1,80,000 वोट, 1,80,000 वोट इलेक्शन में पड़े थे, जिसमें 52% विनर को मिले, 48% लूजर को मिले और 70 to 100 वोटों से वो जीत गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम नंबर 13 में क्या है देखिए, 13 में ये है 2 साल पहले एक व्यापारी के लॉकर में या एक आदमी के लॉकर में 4800 रुपए थे 2 साल पहले। यहां मान लीजिए प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 1 साल पहले यहां पहुंच गए और उसके 1 साल पहले यहां पर आ गए। ये फर्स्ट ईयर है, ये आपकी सेकेंड ईयर है। प्रेजेंट से 1 साल पहले, फिर 1 साल पहले यानी 2 साल पहले आ गए यहां पर। उसके लॉकर में 4800 रुपए थे, 4800 रुपीज थे, प्रेजेंट से 2 साल पहले। और कहा गया है कि प्रथम वर्ष में उसने लॉकर में 20% जमा करा दिया। 4800 रुपए थे 2 साल पहले, 20% और जमा करा दिया, यानी 4800 का जमा कराने के बाद, यानी 4800 और 4800 का 20% जितना भी होगा उसको 4800 में ऐड करना होगा, या डायरेक्ट कर लीजिए 4800 का सीधे 120% निकाल लीजिए। डिपॉजिट करने के बाद अमाउंट आ जाएगा 4800 का, यानी ये 4800 अपने आप में 100% है, 20% डिपॉजिट करा दिया तो 120% हो गया, ये दोनों कट होगा। ठीक है, कैलकुलेशन एक साथ कर लेंगे। अब यहां पर फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट है वो इतना हो गया। आगे क्या हुआ है कि सेकंड ईयर में 20% और जमा करा दिया, यानी ये फर्स्ट ईयर के एंड में था। ठीक है, तो आगे 25% और जमा करा दिया, यानी 125% हो जाएगा डिपॉजिट कराने के बाद। ये इस अमाउंट में 25% और डिपॉजिट कराने के बाद जो अमाउंट बनेगा वो हो जाएगा आपका 4800, 125 अपॉन में 100। इसको सॉल्व करेंगे, प्रेजेंट का अमाउंट आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे ठीक है, ये आ जाएगा आपका 70 to 100 रुपीज, इतना अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? यानी अगर इनिशियल अमाउंट दे रखा है आपको और फर्स्ट ईयर में इतना इंक्रीज हुआ, सेकंड में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो आप फाइनल अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जस्ट इसके अपोजिट क्वेश्चन है कि फाइनल अमाउंट आपको गिवन होगा और इनिशियल अमाउंट निकालना होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में नेक्स्ट प्रॉब्लम है 14 में है एक निश्चित राशि है, डेफिनेट अमाउंट है, एक डेफिनेट अमाउंट है, एक डेफिनेट अमाउंट है। 10% फर्स्ट ईयर में 10% का डिक्रीज हुआ है, फर्स्ट ईयर में डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज लिख देता हूं मैं, डिक्रीज 10% की कमी हुई है, एक निश्चित राशि 10% की कमी हुई है। कमी होने के बाद जितना बचा और उसमें 20% की और कमी होगी, यानी सेकंड ईयर में 20% का और डिक्रीज आ गया। अब डिक्रीज होने के बाद जो अमाउंट बचा है, वो जो फाइनल अमाउंट बचा है वो आपका है 3600 रुपीज। तो फाइंड द इनिशियल अमाउंट, आपको इनिशियल अमाउंट निकालना है, डेफिनेट अमाउंट निकालना है। फिर से रिकॉल कर देता हूं प्रश्न को। एक निश्चित राशि या डेफिनेट अमाउंट है, फर्स्ट ईयर में 10% डिक्रीज होने के बाद
जितना बचा सेकेंड ईयर में 20% और डिक्रीज हो गया, फाइनली 3600 अमाउंट फाइनल बचा है, तो शुरू में कितना अमाउंट था, ये प्रश्न है। तो इजी प्रश्न है, दिक्कत नहीं है, आप उल्टा भी चल सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर x मान के करोगे तो मान लो डेफिनेट अमाउंट आपका x हो गया, 10% डिक्रीज हो गया, यानी 90% बचा, और 20% और डिक्रीज हो गया, यानी ये जो अमाउंट यहां आएगा इसका जो इनिशियल होगा, इसका इनिशियल यहां होगा, फर्स्ट ईयर के एंड में होगा, ठीक है। यानी यहां पर जो अमाउंट है इसका 20% और डिक्रीज है, यानी 80% बचेगा। ये इक्वल दे रखा है आपका 3600 के, तो यहां से आप x निकाल सकते हैं, 100/90 उल्टा हो जाएगा उधर जाने पर, ये 5000 आ जाएगा आपको, ऐसे निकाल सकते हैं। ये तो x मान के। दूसरा तरीका ये है कि आप उल्टा चलिए, जैसे 3600 फाइनल अमाउंट है, ये 20% डिक्रीज होने के बाद आया है, यानी ये 80% है, इसका जो मूल है, जड़ है, इनिशियल है, वो यहां पर है, ठीक है। यानी इसका जो इनिशियल है वो 100% है और ये खुद 80% है, यानी कह सकते हैं कि 80% इक्वल 3600 है और 1% इक्वल होगा 3600 अपॉन में 80, और 100% में इनका इनिशियल अमाउंट आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई 100, ये कट करेंगे 4, 4500 हो जाएगा आपको, 4500, यानी 100% में ये यहां का आ जाएगा अमाउंट, यानी ये हो जाएगा आपका 4500 रुपीस। अब 4500 रुपीस यहां का अमाउंट है, और लेकिन ये जो अमाउंट आया 10% डिक्रीज होने के बाद आया, तो इसका मूल जो है इनिशियल, इसका बेस यहां पर है, यानी ये कुल 90% है, यानी 90% इक्वल कितना है, यानी 90% इक्वल है आपका 4500 रुपीस। यहां से 1% हो जाएगा आपका 45, इतना हो जाएगा, और 100% में यहां का अमाउंट आ जाएगा आपका, यानी 4500 अपॉन में 90 मल्टीप्लाई 100, ये कट करोगे 5000 रुपीज हो जाएगा, यानी 100 डेफिनेट अमाउंट आ जाएगा, डेफिनेट अमाउंट। ऐसे आप कर सकते हैं, यानी आप x मान के भी कर सकते हैं, या आप बैक हो सकते हैं, फाइनल अमाउंट से आप यहां आएंगे, ठीक है, क्योंकि इस अमाउंट का जब यहां पर है ये 100% है, इसके लिए 100%, यानी ये 80% इक्वल दिस, 100% इक्वल दिस, 100% अमाउंट आएगा। ये जो अमाउंट है 10% डिक्रीज होने के बाद है, तो इसका इनिशियल यहां पर है, यानी ये खुद 90% है, 90% है, 90% दिस, 100% में डेफिनेट अमाउंट आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तरीका और भी होता है, अगर आप ये निश्चित राशि को 100 मान लें तो 10% डिक्रीज हुआ, 90 रहेगी, 90 का 20% डिक्रीज हुआ, यानी 90 का 80%, 90 का 80 पर 72 होगा, तो 72 इक्वल 3600, 1 इक्वल, यानी 72 इक्वल 3600 रुपीज, ठीक है, यानी 3600 रुपीज 72 की राशि, जब 72 फाइनल बचा है, इनिशियल 100 था हमारा, ठीक है, जब 1 है तो 100 अपॉन में 72 होगा, लास्ट में 3600 है तो 100 अपॉन में 72 मल्टीप्लाई 3600, तो ये कर करोगे 50 आएगा, 5000। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यानी निश्चित राशि 100 मान के यहां पर हो गया आपका 90 और 20% डिक्रीज, यानी 80%, यानी 72 हो गया, यानी 100 की रकम 72 हो गई, यानी 72 रकम फाइनल आई है, इनिशियल 100 था, तो एक पर 100 पर 70 और 3600 फाइनल है, तो इनिशियल रकम क्या होगी, 5000 रुपीज होगी। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 15।
प्रॉब्लम नंबर 15। एक मजदूर का वेतन पहले 10% बढ़ाया जाता है और उसके बाद 5% घटाया जाता है, तो वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? यानी एक मजदूर है, मजदूर, उसका वेतन पहले हमने 10% वृद्धि कर दी, इंक्रीज कर दिया। अब इंक्रीज करने के बाद, ठीक है, आगे हमने 5% डिक्रीज कर दिया, 5% की हमने कमी कर दी, डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो फाइनली उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? क्या परिवर्तन आया? वृद्धि या कमी मतलब क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन वृद्धि के रूप में भी हो सकता है, परसेंट के रूप में, और कमी के परसेंट के रूप में भी हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए सिंपल तरीके से जो मजदूर है, ठीक है, उसका जो वेतन है आपने 100 मान लिया, 100 रुपीज। सपोज करिए जो उसका जो वेतन है वो 100 रुपीज था, 10% का इंक्रीज आया, यानी 100 का सीधे सीधे 110% निकालिए तो 110 ही आएगा। 100 मल्टीप्लाई 110 बटे 100, 100 से 100 कटेगा, 110 ही आएगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका 110 रुपये 10% बढ़ने के बाद। अब 5% की कमी, यानी ये 110 रुपये का जो वेतन है उसका 5% की कमी, यानी अब कितने परसेंट रहेगा? 95% रहेगा, यानी 110 का 95% निकाल लेंगे। तो यहां से कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.1 और 99 104.5, यानी 100 रुपीज का फाइनली हो गया आपका 104.5 हो गया। तो जब इनिशियल हमने 100 मांगा है तो ये जो वृद्धि आ रही है ये प्रतिशत के रूप में भी 4.5% की होगी, या प्रतिशत परसेंटेज निकालेंगे वृद्धि का, तो वृद्धि अपॉन में ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100। वृद्धि कितने की? 4.5 की हो रही है, ओरिजिनल 100 है तो 100 मल्टीप्लाई 100 हो गया, ऐसे ये आएगा 4.5%। तो इनिशियल अमाउंट 100 है तो डिफरेंस करोगे तो परसेंट के रूप में ही आएगा, क्योंकि यहां पर 100 से 100 कट जाता है, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, ये फॉर्मूला यूज करके x पहले वृद्धि हुई है इसीलिए 10 लगा दिया, फिर कमी हुई है माइनस का 5 लगा दिया, प्लस 10 मल्टीप्लाई y माइनस 5 अपॉन में 100। तो यहां से 5 ये कट हो गया, ये हो जाएगा आपका 0.5, ये आ जाएगा आपका 4.5%, क्योंकि यहां सिस्टमैटिक है, वृद्धि कमी सिस्टमैटिक आ रहा है, इसीलिए फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। प्रतिशत वृद्धि या कमी के लिए ये पॉजिटिव आ रहा है इसीलिए वृद्धि हो रही है इसमें, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आता तो कमी होती। क्लियर है? आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में यह है कि चावल के दाम में 20% की वृद्धि हो जाने से, चावल के दाम में, प्रश्न लिख देता हूं मैं, चावल के दाम में 20% की वृद्धि हो जाने से, इंक्रीज हो जाने से खपत में 10% की कमी हो जाती है,
कमी हो जाती है तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह प्रश्न था। तो चावल के दाम में 20% की वृद्धि हो जा रही है, चावल के दाम में वृद्धि हुई है और खपत में 10% की कमी हो जा रही है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं ये समझ लीजिए आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चावल, पहले मैं मूल्य लूंगा, कीमत लूंगा, कीमत ले ली, उसके बाद खपत ले ली यानी प्राइस, यह हो गया आपका कंज्यूमशन, यह हो गया आपका खर्च एक्सपेंडिचर, कीमत है आपकी 100 रुपीज पर केजी, खपत भी 100 केजी मान लीजिए, हमेशा मानना है आपको, तो कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है। तो खर्च हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 रुपये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 केजी का 100 रुपये, 100 केजी का 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। प्राइस आपकी 20% बढ़ रही है यानी 120 रुपये पर केजी हो जाएगा। खपत आपने 10% कम कर दी यानी 90 केजी आपकी हो जाएगी कंज्यूमशन। तो खर्चा कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 108 रुपीस यानी 10,800 हो जाएगा। तो खर्च में बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज, तो ये हो जाएगा आपका कितना इंक्रीज यानी वृद्धि अपॉन में ओरिजिनल खर्च, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर 10,000 है, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर या खर्च मल्टीप्लाई 100, इंक्रीज कितने का 800, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना है 10,000 मल्टीप्लाई 100, इसको कट करेंगे ये आ जाएगा आपका 8% हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, लेकिन इसमें कीमत को आप 100 रुपये पर केजी माने और खपत को 100 केजी माने तभी अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, आसानी रहेगी सॉल्व करने में। अगर आप जानते हैं, अगर प्रश्न ऐसा आता है खर्च जो है कीमत और खपत का फलन है यानी फंक्शन है, यानी एक्सपेंडिचर जो है प्राइस और कंज्यूमशन का एक फंक्शन है, यानी अगर आप प्राइस को और कंज्यूमशन को बढ़ा घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर पर इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, एक्सपेंडिचर में इंक्रीज या डिक्रीज, एक्सपेंडिचर में खर्च में, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फलन एक्स आपका क्या है, वृद्धि हो रही है, खपत में कमी हो रही है, इसमें माइनस यूज कर रहे हैं, 20 में -10 अपॉन में 100, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 8% हो जाएगा, यानी एक्सपेंडिचर यानी खर्च जो है 8% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे। अभी सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया हमने, सिंपल क्वेश्चन से टफ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और टफ से टफ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और टफ से टफ क्वेश्चन को बड़ी सिंपल तरीके से बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर हल करेंगे। ठीक है, इस तरह से सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।